बदलने से देश बदल जाता है। अब पीने के पानी का योजना हमने बनाई है। अभी हम लोग 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 30 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं। सोचता हूँ कि मैं अपने लाइफ में मनसा सतम स्मरणीयम वचसा सतम वदनीयम, तब हमें कोई आइडिया नहीं थी। अभी आप अगर मनाली जाओगे तो मनाली से आप रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में पहुंच जाते हैं। सब आप कोई भी स्टेट में जाओ, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, कोई भी जाओ, कश्मीर, तमिलनाडु, कहीं भी जाओ, हर आपको डेवलपमेंट है। ये जो MSAB है, विश्वास पाठक बैठे, ये कहते हैं 5.5 से 6,000 करोड़ इनका घाटा एग्रीकल्चर पंप के कारण होता है। अभी मेरे खेती पे मैंने 60 एकड़ में 3 सोलर पंप 7.5 हॉर्स पावर के लगाए, तो स्वाभाविक रूप से चाइना भी बदल गया। लाल झंडा का केवल था, बाकी बदल गया। समाजवादी पार्टी की हालत ऐसी हुई कि एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। आप देख रहे हैं केसरी न्यूज, खबर है खिलाफत नहीं। जिसकी चर्चा बाहर ज्यादा नहीं कर सकते, वो आपको आसानी से समझ सकता है, उसकी करना ही उचित होगा। 47 को जब हमें स्वाधीनता मिली, थोड़ा उस जमाने में जाइए, तब कैसी बातें होती थी, क्या सोचते थे, क्या इकोनॉमिक मॉडल था। उस समय हमारे देश में 3 विचारधारा बहुत ताकतवान थी। एक तो कम्युनिस्ट विचारधारा थी, CPM और CPI। मुंबई में भी बहुत जोर था। श्रीपाद अमृत डांगे, रोजा देशपांडे, काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ से लड़ते थे, अहिल्या रांगणेकर। CPM और CPI वाले ये कहते थे कि वर्ग विग्रह की सिद्धांतों पर उनका विश्वास था, और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तरफ देखते हुए कहते थे कि जो जिनके पास पैसा जाता है वो शोषण करते हैं, और वो वर्ग विग्रह की बात करते थे, और दोनों घटकों के बीच में संघर्ष की भूमिका लेते थे। तो अपना एक कम्युनिस्ट तत्वज्ञान था, उसकी बातों का पूरे देश में उस समय एक बोलबाला था, और युवा लोग ज़्यादातर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े थे। उसके बाद में दूसरी विचारधारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, और मधुले में जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते, मृणाल गोरे, नागा गोरे, SM जोशी, बड़े बड़े स्टॉलवर्ड नेता, ये समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता थे, और वो समाजवादी आर्थिक रचना के आधार पर देश की इकोनॉमिक मॉडल की बात कर रहे थे। उस समय गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्वतंत्र पार्टी की बड़ी चर्चा होती थी, और अमेरिका की जो लिबरल इकोनॉमी है, जिसको लेफ्टिस्ट लोग कैपिटलिस्ट कहते हैं, भांडवलशाही अर्थव्यवस्था की बात जो होती थी, उसके समर्थन में वो लिबरल इकोनॉमी की बात करने वाली स्वतंत्र पार्टी थी। 1947 के बाद आज 75 साल पूरे हुए हैं, और 75 साल पूरे होने के बाद आज देश की परिस्थिति ऐसी है कि कम्युनिस्ट पार्टी लगभग समाप्ति के कगार पर समाप्त हो गई है। आपको कभी हंगेरी नाम के देश में जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ एक बुडापेस्ट करके शहर है, और वहाँ एक गार्डन है। मैं भी वहाँ गया था। एक कोने में 15-20 पत्थर के पुतले तोड़कर रखे हुए थे। तो मैंने उनको पूछा किसके हैं, तो कार्ल मार्क्स से लेकर लेनिन तक जितने जितने लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा के रशिया और चाइना में थे, माओ तक, सबके फोटो तोड़ तोड़कर वहाँ कोने में डाले थे। तो जनता के मन में आक्रोश आया था। स्वाभाविक रूप से रशिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी बातों को बदल दिया, और मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था तो भारतीय जनता पार्टी को चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने बुलाया था। मैं डेलीगेशन लेके 15-20 दिन चाइना में था, और पहली बार हम शंघाई में गए थे। तो शंघाई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, एकदम डेवलपमेंट काफ़ी जोरों पर थी। तब शुरुआत थी लिबरल इकोनॉमी की चाइना में। तो मैंने जब कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के साथ चर्चा होती थी, तो मैं कहता था कि ये सब मंगोलियन वंश के, जैसे हमारे NRI होते हैं, वैसे नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज जो थे दुनिया के, वो पैसा लाकर बड़े इसमें लिबरल इकोनॉमी का अप्रोच लेकर वो डेवलपमेंट चल रही थी। तो मैंने उनको पूछा कि कम्युनिस्ट विचारधारा में ये कैसे बैठता है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हमें क्या बैठता और क्या नहीं बैठता इससे कोई लेना देना नहीं, हमारे देश की तरक्की कैसे होगी, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो स्वाभाविक रूप से चाइना भी बदल गया। लाल झंडा का केवल था, बाकी बदल गया। समाजवादी पार्टी की हालत ऐसी हुई कि एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, वो भी पता नहीं होगा। आज कोई समाजवादी नहीं है, और जहाँ तक स्वतंत्र पार्टी भी खत्म हो गई। तो सबसे पहली ये बात है कि भाई इकोनॉमिक अप्रोच क्या होना चाहिए, और इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सामाजिक आर्थिक चिंतन था कि जो व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है,
जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उसको केंद्र बिंदु मानकर हम एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करें, जिसको हम कभी शिवशाही कहते हैं, कभी रामराज्य कहते हैं। इस राज्य का निर्माण हो और उसका एक सोशियो इकोनॉमिक मॉडल विशेष रूप से रखा गया। मुंबई वाले इसलिए आसानी से जान सकते हैं कि मैं जब 95 में मंत्री बना तब विशेष रूप से ये प्रॉब्लम आया कि मुंबई में 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे हाईवे, इसकी बात चल रही थी। तो पहली बार देश का पहला प्रोजेक्ट जो बीओटी पर था, पीपीपी मॉडल पर, वो ठाणे भिवंडी बाईपास था, जो ठाणे से नासिक रोड पर है। वो पहला रोड हमने बनाया था और दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री कि पहले रोड पीपीपी मॉडल में हुआ। ये पीपीपी मॉडल ये था कि गवर्नमेंट के बजट के जितने रिसोर्सेस है वो कहाँ खर्चा करना और गवर्नमेंट के रिसोर्सेस की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में उस समय 16,000 गांव ऐसे थे जिनको जाने के लिए रोड नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ तो कोई बीओटी होने वाला नहीं है, अगर मैं बजट का पैसा अगर ये इसके लिए दे दूँ ज़्यादा तो फिर मुंबई के फ्लाईओवर कैसे बनाऊँ। तो अचानक उस समय मैं मलबार हिल पे रहता था और योगायोग से जो बिल्डिंग में रहता था वहाँ 18 हाईकोर्ट जज रहते थे और एक ही मंत्री रहता था। आज जैसा था वैसे उस समय भी था। जो ज़बरदस्ती घर में घुस गया उसको मकान मिल गया, जो चुपचाप रहा उसको मिला नहीं, तो मुझे मिला ही नहीं। तो आखिरी में मुझे फ्लैट मिला, तो मैं रॉकी हिल में रहता था। तो 18-19 जज रहते थे और एक दिन 2-3 महीने के बाद मेरे मन में आया कि भाई गवर्नमेंट से फर्नीचर मिलता था, फ्रिज मिलता था, तो कलर टीवी उस समय मुझे लेना था। तो मैंने हमारे पीडब्ल्यूडी को कहा कि जो मेरा बजट है उसमें मुझे कलर टीवी दे दिया। तो उसने कहा कि ये सर मैं आपको बता देता हूँ, आने में कोई अड़चन नहीं, मैं ला दूंगा, और ये नियम में नहीं बैठता। तो मैंने बोला ये जितने हाईकोर्ट जज है इनके घर पे सब टीवी लगाए तो कौन से नियम में बैठे हैं। उन्होंने बोला आप पूछिए मत, पर वो नियम में नहीं बैठता, वो हमने फर्नीचर दिखाया करके फिर ला के लगाया। बोला आप मत लगाइए। फिर 2 दिन के बाद मैं एक टीवी शॉप पर गया और मैंने कहा मुझे टीवी खरीदना है। टीवी खरीदने की बात जब की तो टीवी वालों ने मुझे बताने के बाद मैंने कहा कि मुझे इंस्टॉलमेंट पर चाहिए। तो उसने मुझे कहा, उसको तब तक पता चला कि मैं मंत्री हूँ, तो उसने कहा ये पीसेस अच्छे नहीं हैं, अच्छा पीस आने के बाद मैं तुरंत आपके घर भिजवा देता हूँ। वो दिन कभी आया ही नहीं क्योंकि उसको लगा कि मंत्री को इंस्टॉलमेंट देने के बाद पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो टीवी तो नहीं आया, पर मेरे मन में आइडिया क्लिक हुई कि जब फ्लैट और टीवी अगर इंस्टॉलमेंट पे मिल सकता है तो ब्रिज, टनल और रोड क्यों नहीं मिल सकता। और उसी के आधार पर एक पॉलिसी बनी। देशपांडे करके हमारे सेक्रेटरी बहुत ईमानदार थे और उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई। 2-3 बार टेंडर निकले, कोई आया नहीं। और जब कोई आया नहीं तो मैंने, याद है देशपांडे जी को बुलाया, तांबे अभी भी है यहाँ, वर्ली में ही रहते, दोनों को बुलाया। तो मैंने कहा आपकी एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। बोले क्या हुआ साहब। मैंने बोला आपने लड़की की शादी करनी है और आपने लिस्ट दी कि इनके घर में 400 एकड़ खेती चाहिए, 5 मकान चाहिए, 5 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ चाहिए। लिस्ट तो अच्छी बनाई आपने, पर यहाँ तो रिक्शे वाला भी तैयार नहीं, ऑटो रिक्शा वाला भी तैयार नहीं, और तुम लिस्ट बढ़ाते जा रहे हो, कोई आ ही नहीं रहा। तो मैंने कहा मैं ये पॉलिसी बनाता हूँ, और मैंने एक लिबरल पॉलिसी बनाई और पहली बार टेंडर निकला और फिर पीपीपी मॉडल पे रोड बना। मैं आपको इसलिए ये सब बात बता रहा हूँ कि आज मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम 10 साल में कर सका। और हमारी सरकार ने ये जो लिबरल इकोनॉमी है उसको स्वीकार की। पर अमेरिकन लिबरल इकोनॉमी और हमारे बीच में फ़र्क यह है कि हमारी टोटल इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने जो सबसे गरीब है उसका विचार करते हुए गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में, सोशल वेलफेयर की जो कल्याणकारी योजना है वो खूब योजनाएं लाई। टपरी वालों को लोन दिया। मुझे याद है कि हमने पहले 3 लाख रुपए, हमने, करार साहब को पता होगा, मैं एमएसएमई का मंत्री था, तो हमने एक ट्रस्ट में हम इंश्योरेंस के लिए पैसा डिपॉजिट करते हैं और वो कंपनी फिर हमारा लोन का इंश्योरेंस करती है। तो वो अमाउंट बढ़ाकर मैंने 5 लाख कर दी, तो ताकि बैंक वाले छोटे लोगों को विदाउट गारंटी लोन दे सकें। तो पहली बात तो यह है कि गरीबों के लिए बड़े प्रमाण पर अनेक योजनाओं के द्वारा हमने इतनी बड़ी बड़ी स्कीम बनाई। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम किया, जो दे सकता है उसको लेने का काम किया। जैसे मुंबई पुणे हाईवे है, लोग बोलते हैं आपने टोल लगाया। अब मुझे बताइए कि मुंबई और पुणे से आने के लिए 8 घंटे 9 घंटे लगते थे, अब 1.25-2 घंटे लगते हैं।
तो 8 घंटे आने में जो पेट्रोल डीजल जलता है वो 1.25 घंटे में कम चल सकता है, समय भी बचता है। तो ये बिल्कुल सही है कि भाई सबको फुकट में चाहिए। अब ये हॉल में अगर मीटिंग करेंगे तो एसी का बिल आएगा, लाइट का बिल आएगा, फुकट ऑप्शन था, धूप थी पर तो पहली बार है कि इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। ये दुनिया में है। तो हमने इसी का उपयोग करके 55 फ्लाईओवर, मुंबई पुणे हाईवे, वर्ली बांद्रा, इसका मॉडल बनाया। और अभी तो ऐसी स्थिति है कि बाद में हमारी सरकार आने के बाद हमने उसको नीति के रूप में स्वीकार किया। आपको ताज्जुब होगा कि मैं शिपिंग का मंत्री था और हमने 16 लाख करोड़ रुपए की सागरमाला योजना बनाई और मेरे डिपार्टमेंट का बजट कितने रुपए का था? 800 करोड़ का। और योजना बनी कितने रुपए की? 16 लाख करोड़ की। और अभी तक काम कितने पूरे हुए? 12.5 लाख करोड़ के पूरे हुए। तो ये जो काम हुए इसके लिए एक नया इकोनॉमिक अप्रोच हमने स्वीकार किया। अभी मैं रोड सेक्टर में भारतमाला फर्स्ट में 35 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ। और मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ कि मैं कहता हूँ मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी मैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 6 महीने पहले हमारे एक इनविट मॉडल का बॉन्ड हमने सब्सक्राइब किया था और मैं गोवा में था। पहले दिन 7 दिन का टाइम दिया था। पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। जैसे बरसात आती है जोर से, वैसे पैसे पड़ रहे थे। वो मेंबर NHI का फाइनेंस वाला डर गया। बोले साहब आप कहाँ हो? बोले ये 7 दिन में इतना पैसा आएगा, मैं वापस कैसे करूँगा? बोला क्या करना है? बोले आप मुंबई आइए। दूसरे दिन सुबह मुंबई आया, मैं स्टॉक एक्सचेंज गया, कार्यक्रम कराया 7 दिन के पहले, वो पहले कर लिया, वो बेल बजा दी, इशू क्लोज किया और फिर पैसे वापस करने का कार्यक्रम हुआ। 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, 7 टाइम्स। और मैं तो अब कहता हूँ कि मुझे बड़े लोगों के पैसे से रोड नहीं बनाना। मैंने एक नई स्कीम बनाई है कि जो भी पैसा NHI के बॉन्ड में लेगा, पैसा डिपॉजिट करेगा, NHI AAA रेटिंग है, मैं आपको 8.05% इंटरेस्ट दूंगा और ये इंटरेस्ट मैं आपको मंथली आपके अकाउंट में जमा करूंगा। तो कांस्टेबल, पुलिस वाला, सफाई कामगार, छोटा आदमी, चपरासी, प्यून, बैंक उसको ब्याज कितना देगी? 4.5, 5, 5.5। मैं 8.05 और मंथली और गारंटी। तो पहली बात यह है कि देश में पैसे की कोई कमी नहीं है और इसलिए बड़े प्रमाण पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाई, शिपिंग में लाई, पोर्ट्स में लाई, बाद में रोड सेक्टर में आई, अभी पावर की ट्रांसमिशन लाइन हम मोनिटाइज कर रहे, एयरपोर्ट 100 बने। ये जो सब बन गए इसके कारण हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो थी, जो बजट में 10 रुपये थी और हमने काम किए 100 रुपये के, ये 90 रुपये कैपिटल मार्केट से, पब्लिक से खड़े हुए हैं। और यही हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी की विशेषता है। आपको ताजुब होगा, ये एयरपोर्ट, रेलवे, ट्रांसमिशन लाइन, रोड, इसकी तो बात छोड़ दीजिए। मथुरा में मैंने एक प्रोजेक्ट किया, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था और मैंने एक प्रोजेक्ट ऐसा किया है कि 80 MLD स्लज, यानी जो गंदा पानी था मथुरा का, वो मैंने 40-60 एक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल तैयार किया और मैंने कहा जो भी कोई टेंडर जीतेगा उसको 40% सरकार देगी, 60% वो लगाएगा। और इंडियन ऑयल के चेयरमैन थे वैद्य साहब, उनको मैंने बुलाया और मैंने कहा आपको तो पानी लगता है यहाँ, कहाँ से लेते हो? बोले यूपी सरकार से। कितना पैसा देते हो? बोले 25 करोड़। बोला आप एक काम करो, मैं 5 करोड़ बचा देता हूँ, आप 20 करोड़ दो। और ये इससे पूरा जो पानी अच्छा तैयार हुआ वो मैंने रिफाइनरी को दिया, वो 20 करोड़ साल के देते हैं। टेंडर निकाला और आपको बताता हूँ कि कंपटीशन में त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने लिया, 40% केवल हमने दिए, 60% बैंक और उसने डाला और वो उसको साल के 20 करोड़ मिल रहे हैं। और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ। अब आप ये समझते हो कि कोई भी प्रोजेक्ट, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि डायमंड का काम करने के बजाय कचरे का काम करो। आप हंस रहे हो पर डायमंड कुछ नहीं, कचरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कचरे को सेग्रीगेट करोगे, उसमें प्लास्टिक होगा, रिसाइकलिंग होगा, ग्लास रिसाइकलिंग, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट बायोडाइजेस्टर में डालो, उससे मीथेन निकलेगा, मीथेन से हाइड्रोजन निकालो, ट्रक, बसेस, कार, स्कूटर, अभी बजाज ने स्कूटर भी लॉन्च किया, राजू मेरे पास आया था वो लॉन्च करने के लिए। तो आने वाले समय में हमारा फ्यूचर है हाइड्रोजन। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फॉर सब हाइड्रोजन चलने वाला है। और कचरे से अगर हाइड्रोजन तैयार होगा तो अमेरिका में हाइड्रोजन की कीमत है $4 पर kg। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, मैंने तो अल्टरनेटिव फ्यूल को खूब लाया, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, इलेक्ट्रिक, CNG, हाइड्रोजन। भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपके यहाँ आया तो मैंने मुंबई में
इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लॉन्च की थी। तब इलेक्ट्रिक के बारे में लोग पूछते थे कि कोई बंद पड़ी तो क्या तुम धक्का मारोगे क्या। अब किसी की गाड़ी बंद हुई। कल मैं नासिक में था तो रात को हेलीकॉप्टर थोड़ा मौसम ख़राब हो गया तो गाड़ी में आया, तो मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में आया। वह बेचारा जो था वो बोलता मेरी इलेक्ट्रिक की गाड़ी है BMW की, और आपके भाषण सुनकर मैंने ली, मेरे गाड़ी में बैठकर नासिक चली। बहुत सुंदर गाड़ी थी, कोई गाड़ी कभी बंद नहीं हुई। 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का, और इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, ये फ्यूचर है। और ये 16 लाख करोड़ अगर इंडियन इकोनॉमी में जाएंगे, रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल और गांव गरीब मजदूर किसान के पास अगर जाएंगे तो परचेसिंग पावर कितनी बढ़ेगी, और परचेसिंग पावर के साथ पर कैपिटा इनकम रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल में बढ़ेगा तो जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित जो कम्युनिटी पूरी है उसका प्रोग्रेस कितना होगा। और उनके पास पैसा आया तो तुम्हारा डायमंड खरीदेगा। आजकल डायमंड, तुम्हारी इंडस्ट्री तभी चलेगी जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, चाहे नंबर 1 में आए चाहे नंबर 2 में आए। पर परचेसिंग पावर बढ़े बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। तो नेचुरली हमारे देश में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हम तैयार करेंगे अच्छा, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएंगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो नेचुरली रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम और GDP बढ़ेगा, और दोनों बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगी। तो जो गरीबी रेखा से लोग बाहर निकल रहे हैं, इसका कारण इकोनॉमी चेंज हो रही है, और यही हमारी इकोनॉमी की विशेषता है। एक तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था उसके बाद अटल जी ने मुझे बुलाकर ये योजना बनाने का आदेश दिया था। अब हम लोग 6.5 लाख गाँवों में से 5 लाख से ऊपर गाँवों में हमने अच्छे रोड बनाए हैं, और इसका कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब पीने के पानी का योजना हमने बनाई है, अब इलेक्ट्रिक सबको दी है, सोलर वाटर पंप लाया है। ये जो MSCB है, विश्वास पाठक बैठे, ये कहते हैं 5.5 से 6 हज़ार करोड़ इनका घाटा एग्रीकल्चर पंप के कारण होता है। अभी मेरे खेती पे मैंने 60 एकड़ में 3 सोलर पंप 7.5 हॉर्स पावर के लगाए, और नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण किया, तो मेरे कुएं में पानी अब 10 घंटे 12 घंटे मार्च मई में चलता है, अप्रैल में, और मैं 60 एकड़ इरीगेशन करता हूँ। अब इलेक्ट्रिक का बिल ही नहीं आता, और 7.5 हॉर्स पावर का पंप केवल 37,000 रुपये में मिला। तो ये वहाँ जो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो देश में विकास होगा। अभी हमारे देश में टोटल हमारे ग्रोथ में 12% एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूशन है, और हमारी पॉपुलेशन एक समय 90% है, अब 60% पॉपुलेशन रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल, जल, जमीन, जंगल और जानवर इसके आधारित पड़ी हुई है। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 22 से 24% है, और सर्विस सेक्टर 52 से 54% है। अब हमारे देश में जरूरी यह है कि ये मुंबई में क्यों झोपड़पट्टियाँ है, ये लोग कहाँ से आए, ये गाँव से आए। मैं परसों योगी जी बीच में नागपुर में आए थे, तो मैं उनको बता रहा था कि यूपी के बड़े प्रमाण पर लोग अब वापस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यूपी में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, रोड अच्छे बन गए, एयरपोर्ट बन रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही, ट्रेड बिजनेस बढ़ रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो लोग मुंबई छोड़कर यूपी के लिए तरफ थे। एक सर मैं जब बचपन में मेरे बहन के पास मुंबई में आता था तो वो चेंबूर में रहती थी, तो सुबह सब्जी लेने के लिए जाते तो लुंगी पहने में खूब लोग दिखते थे। एक्चुअली उस समय ईशान्य मुंबई से कृष्ण मेनन चुनाव जीतते थे। अब आप जाओ चेंबूर में, एक आदमी लुंगी वाला नहीं दिखता, क्योंकि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना में डेवलपमेंट की ग्रोथ बढ़ गई, लोग आना बंद हो गए, यहाँ के भी चले गए, तो लोग मजबूरी में आते हैं। जो गांव से लोग मुंबई में आए हैं वो मजबूरी से आए हैं। अगर गांव में रोजगार निर्माण होगा, उनको रहने का अच्छा घर मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में रोटी, कपड़ा, मकान मिलेगा, तो क्यों लोग आएंगे। और इसलिए आज एक तरफ जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके लिए गवर्नमेंट से रोजगार तैयार करना, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हजारों योजना बनाई है कि वो अपने पैरों पर कैसे हो। एजुकेशन में 1000 यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई है। आप सरकारी यूनिवर्सिटी की बात छोड़ दो, अब सब जगह बन रही। मैंने तो आपको एक डायमंड वालों ने भी अपनी यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए कि डिजाइनिंग और प्रोसेसिंग, इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड के लिए आप अगर बनाएंगे तो आपका सेक्टर बढ़ जाएगा। अभी MSME का मैं मंत्री था तो अलग अलग जूते चप्पल थे, वो कुछ महिलाएं उन्होंने काम शुरू किया, 1000 1200 करोड़ का उनका टर्नओवर हो गया, क्योंकि डिजाइनिंग के कारण हुआ। तो आने वाले समय में वर्ल्ड लेवल पर पहुंचने के लिए नॉलेज ये सबसे बड़ी ताकत है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल and successful practices. We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी बात मैं उसके साथ जोड़ता हूँ, no material is best and no person is best.
It is depending upon appropriate vision. It is depending upon appropriate technology that you can convert waste into wealth. और आज इतने प्रमाण में ये जो सर्कुलेशन इकोनॉमी है इसको हमने बढ़ावा दिया है। जो दिल्ली में पोल्यूशन होता है ना, ये परली से होता है, राइस स्ट्रॉ। अभी हमने पानीपत में एक प्लांट डाला है और उसमें से परली से 1 लाख लीटर इंडियन ऑयल को डालने के लिए लगाया। 1 लाख लीटर इथेनॉल होता है, 150 टन बिटुमिन तैयार होता है। अभी हम लोग 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 30 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ये किसान बिटुमिन बनाएगा, यानी वो 150 टन बिटुमिन और 76,000 टन एविएशन फ्यूल, बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बन रही है। अब वो दिन दूर नहीं है कि अगले 2-3 साल के बाद हमारे वर्ल्ड के हवाई जहाज हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर इसलिए आएंगे कि हमारा बायो एविएशन फ्यूल जो है वो सस्ते में पेट्रोलियम फ्यूल से उनको मिलेगा, इसलिए आएंगे। मैंने खुद इनिशिएटिव लेकर स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली बायो एविएशन फ्यूल पे सक्सेसफुली लाया। टाटा ने अपना हवाई जहाज, वो भी 100% सक्सेसफुली हुआ। 2 साल 26 जनवरी के दिन हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट हमारे डिफेंस के, एयरफोर्स के सब हमारे इस पर चले। इथेनॉल से वो हो रहा है ना, किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बना, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता बना, ईंधन दाता नहीं बिटुमिन दाता बना, अब बिटुमिन दाता नहीं हवाई ईंधन दाता हुआ। यानी ये अगर एग्रीकल्चर में आएगा तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 24% होगा। तो किस लिए लोग आएंगे मुंबई छोड़कर अपने गांव चले जाएंगे। तो ये जो बेसिक इकोनॉमी का जो ये है, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने जिस प्रकार से लिबरल इकोनॉमी को स्वीकार किया है, पर केंद्र बिंदु माना है गरीब व्यक्ति, उसका कल्याण कैसे हो। आप अच्छा पैसा कमाओ, इनकम टैक्स ईमानदारी से भरो, ताकि हम सोशल वेलफेयर की भी योजनाओं को कर सकें। तो यही जो कंसेप्ट है, जो सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग है, ये हमारे इकोनॉमिक मॉडल का सबसे बड़ी विशेषता है। और इसलिए एक तरफ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पैसे की कमी नहीं है। ये कोई पत्रकार मेरे चाहे उतने, मतलब रिकॉर्ड कर लो, मैं 1 लाख करोड़ का ही दिल्ली मुंबई हाईवे बना है। अब सूरत से चेन्नई 80,000 करोड़ का लगभग 50% काम हो गया, इसका 80% हो गया। कोई पैसे की कमी नहीं, सब कॉन्ट्रैक्टर को 8 दिन में पैसे मिलते हैं और मंत्री के पास आना नहीं पड़ता। मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं। आपको एक भी कॉन्ट्रैक्टर, कभी आपके भी पहचान के होंगे, कोई डायमंड वाले भी होंगे उधर पैसे लगाने वाले, किसी को आना नहीं पड़ता। और इसलिए इकोनॉमी में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाना, तो रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल में जल, जमीन, जंगल, जानवर, इसके आधार पर टेक्नोलॉजी को उपयोग करके नैनो यूरिया आया। मेरे घर पर 88 टन गन्ना पर एकड़ हुआ, पूरा नैनो यूरिया। 8 बोरे फर्टिलाइजर के बाद 4 बॉटल में काम होता है। अगर हम ड्रोन से स्प्रे करते हैं तो 75% प्लांट को जाता है, 25% वेस्ट होता है। अगर हम यूरिया और मिश्रगत फेंक देते हैं तो 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। टेक्नोलॉजी बदल गई। मेरे यहाँ 4000 एकड़ हमने ड्रोन से स्प्रेइंग किया। तो आज टेक्नोलॉजी बदलने के कारण उत्पादन खर्चा कम हुआ। अभी ट्रैक्टर, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, अगले 6 महीने में इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर आएगा, LNG का ट्रैक्टर आएगा, CNG का ट्रैक्टर आ रहा है। अब ये ट्रैक्टर वाले मेरे पास आए, बोले यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स मत लगाओ, अगर ये लगेंगे तो 1 लाख रुपए से ट्रैक्टर महंगा होगा, साहब ऐसा मत करिए। बोला मेरी एक कंडीशन है। बोले क्या है? मैंने बोला इथेनॉल, मिथेनॉल, LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन, इसके ट्रैक्टर तैयार करो, मैं पीछे हटता हूँ, मैंने लगाता। और ये नहीं किया 1 साल में तो लगा दूंगा। आप लोगों के बहुत लोगों इलेक्ट्रिक कार होंगी अभी। आपको पता है, आपकी पेट्रोल की कार थी तो 30 से 35 हज़ार रुपये महीने का खर्चा था। इलेक्ट्रिक का खर्चा कितना है? 3,000 रुपये। और ऊपर पेट्रोल डीजल हम आयात कर रहे हैं। 16 लाख करोड़ देश के इकोनॉमी से बाहर जा रहे हैं। उसके बजाय ये जो इकोनॉमी है, अभी मुझे पूछा अभी इंटरव्यू में कि आपने बड़ा काम कौन सा किया, तो मैं उनको लगा कि ब्रिजेस, टनल, रोड, तो मैं तो अभी बहुत टनल बना चुका हूँ बड़ी बड़ी। तो मैंने कहा मेरे लाइफ में सबसे बड़ा काम अगर कोई हुआ तो जब मैं मंत्री बना तो 1.5 करोड़ लोग आदमी को खींचने का काम करता था। साइकिल रिक्शा था या कंधे पे रख के चलाते थे। मैंने IIT के लोगों को बुलाया, इंडस्ट्री वालों को बुलाया, मैंने वो जो नियम थे वो तोड़ दिए। मैंने कहा जो भी कंपनी का जो भी पार्ट यूज़ करना यूज़ करो। एक्सेल इसका बजाज का लाया, चक्के हीरो के लाया, वो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट तक केस चली। तो मैंने हमारे अटॉर्नी जनरल को कहा सर आप नहीं बोल रहे थे, मैं आऊँ क्या कोर्ट के सामने? कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि गरीबों, जब तुमको कोई भी काम करना होगा और कानून तोड़ना होगा तो एक बार सोच लो कि तुम अगर गरीब के हित में तोड़ रहे हैं तो जरूर तोड़ो। हम सुप्रीम कोर्ट में जीत गए और आज 1.5 करोड़ गरीब लोग
जो 80 to 90% आदिवासी, शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम थे, वो आज मैकेनिज्म ड्रिवन ई रिक्शा चलाते हैं, मैकेनिज्म ड्रिवन ई कार्ड चलाते हैं, उनको मुक्ति मिली। ये हमारी अचीवमेंट है। ये क्यों हुआ? देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पॉलिसीज है। एक छोटी सी पॉलिसी बदलने से देश बदल जाता है। यानी आप अगर हीरे में, डायमंड में काम कर रहे हैं, एक ऐसा कानून लगा दे हमारा, तुम्हारा बैंड बाजा बच जाए, और ऐसा कानून लगा दे तुम 10 गुना ग्रोथ हो जाए। तो इंडस्ट्री इधर से उधर भागती है, क्योंकि ये पॉलिसी है। आवर लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी, बाय कंसिडरिंग द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी हु इज सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड, उसको गरीब दरिद्र रेखा से ऊपर लाना और इकोनॉमिक ग्रोथ लिबरल इकोनॉमी में बढ़ाना, और उससे देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना, विश्व गुरु बनाना, और दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर, तीसरी वर्ल्ड की ताकतवान अर्थव्यवस्था बनाना। दैट इज एग्जैक्टली द इकोनॉमिक मॉडल ऑफ आवर गवर्नमेंट। और मोदी जी वही आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, इकोनॉमिक की बात करते हैं, और वही 10 साल में ही जो कांग्रेस 60 साल नहीं कर सकी, वो 10 साल में रिजल्ट मिले हैं। और अभी जो मिले हैं वो तो केवल न्यूज़रील है, सही फिल्म शुरू होना और बाकी है। तो आप जब सपोर्ट करेंगे और सही नीतियों को आगे इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करोगे, समर्थन करोगे, तो आगे आगे देखो होता है क्या, बहुत बड़ा चेंज होगा और हमारा देश विश्व की ताकत बनेगा। भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा। हम विश्वगुरु बनेंगे। एक तरफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा, दूसरी तरफ इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, योग विज्ञान, आयुर्वेद विश्व में पॉपुलर होगा। अभी हो गया है और पूरा विश्व अब हमारे देश की तरफ देख रहा है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, सभी इस पर करके हम देश को विश्वगुरु बनाएंगे। यही हमारी कंसेप्ट है, यही हमारा मिशन है, यही उद्देश्य है और यही सपना है। आपके सहयोग से ये निश्चित रूप से पूरा होगा। उसके लिए आप सबके आशीर्वाद चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। भाई आप सबको 10 साल का ट्रेलर अच्छा लगा? पिक्चर देखना है? 20 मई को बटन दबाना है। जोर से जय श्री राम। तो वेस्ट में से, हाँ जी, हाँ। तो नितिन गडकरी जी ने जो भाषण दिया, आई थिंक दैट सेज इट ऑल। बट इररिस्पेक्टिव, बिकॉज वी सेड वील टेक 5 क्वेश्चंस, 5 लोगों को ये मौका मिलेगा जो आइए। हाँ, एक मिनट रमणिका, थोड़ा शॉर्ट में पूछिए, बोलना है ज्यादा। सवाल बहुत शॉर्ट में, आंसर भी शॉर्ट में, तो ज्यादा सवाल जवाब मिलेंगे। थोड़ा शांत रहिए प्लीज। भाई आप आके बैठ सकते हैं। आवाज नहीं करो। हेलो हेलो, हाँ अब यार, आपकी ग्रोथ की बात सुन के जो समझदार हैं उनको तो बहुत अच्छा लगता है और आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि जो कैंडिडेट पसंद करना है वो भी जाति के आधार पर पसंद करते हैं, और सब गिनती होती है कि ये जाति के इतने लोग हैं, ये जाति के इतने लोग हैं। तो विकास की बात तो बहुत लोग करते नहीं हैं, और मेजोरिटी उन लोगों की है जो विकास की बात नहीं समझते हैं। तो इसी परिस्थिति में अपने को आगे आना और देश को बढ़ाना बहुत कठिन बात है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं और मैं जिस सीट से लड़ता हूं वो बीजेपी के लिए कभी अच्छी सीट नहीं थी। वहां बार बार कांग्रेस जीती थी। पर मैं, एक बात पक्की है कि मैं लोगों को यही कहता हूं कि जो मेरा, देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स। वन इज पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड सेकंड इज पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन। तो मैं कहता हूं मैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन के स्कूल का विद्यार्थी हूं। और आपने शायद सुना होगा, मालूम नहीं मुझे, हमारे यहाँ 40% दलित और मुस्लिम है। तो मैंने कहा, लोगों को पब्लिकली कहा, ऐसे अंदर में नहीं कहा, और मैं वैसा अनुकरण पिछले 40 साल से करता हूँ। क्योंकि बीजेपी ने हमको जातिवाद नहीं सिखाया, ये सिखाया कि आदमी उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से। तो मैंने पब्लिकली कहा कि जो करेगा जात की बात, उसको कस के पड़ेगी लात। और आपको ताज्जुब होगा कि मुझे ऑल रिलीजन, ऑल पार्टी का सपोर्ट मिला, मैं अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। धीरे धीरे ये जो समाज में जो लोग अपने कार्य पे और कर्तृत्व पे चुन कर नहीं आते, वो जात पात, धर्म, पंथ की बात करते हैं।
इसका एक ही उपाय है कि हमको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, समझाना होगा। लोग समझेंगे तो फिर ये अड़चन नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन। 1 मिनट मैं कर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। नमस्ते गडकरी सर। हेलो 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 सर, हेलो। यहाँ से सर। नमस्ते गडकरी। यस सर। सर आपने अभी बात किया, आपका विजन बहुत बड़ा है। हम आपके पहले आपका परिचय दो। यस सर, मेरा नाम विजय है, मैं मुंबई से हूँ, मलाड से, डायमंड मार्केट में मेरा काम कर रहा हूँ। सर आपने आपका विजन जो बताया, हम लोग सारे यहाँ जो आपको दिख रहे हैं ना, उसके ब्लड में भी बीजेपी है। तो और आपका जो तुम्हारा ब्लड थोड़ा बाकी जगह डोनेट करो। तो आपने मुंबई को कोस्टल रोड दिया, मेट्रो दिया, सब चीज़ दिया है। हम फ्यूचर विजन देख रहे हैं। मैंने अनूप भाई से 2 दिन पहले ही बात किया था यहाँ सभा में। यहाँ के पब्लिक जो भी बैठी है, कोई नरीमान पॉइंट से अगर दहीसर जाना है तो सर 2 से 3 घंटा लग जाता है। दहीसर से अगर नरीमान पॉइंट जाना है तो भी 4 से 5 घंटा होता है। और हाईवे पे जो ट्रक है, वो ट्रक काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको। उसके लिए आप एक पॉलिसी बना दो बस, आपने बोला है। देखिए, और यहाँ का जो प्रॉपर क्वेश्चन है, वो सिर्फ डायमंड मार्केट का यहाँ से स्टेशन आने जाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्टेशन बांद्रा स्टेशन। धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि दिल्ली मुंबई हाईवे अब 80% पूरा हुआ है, और मेरी इच्छा थी कि दिल्ली मुंबई हाईवे को मैं नरीमन पॉइंट तक लेके जाऊँ। अब वो महाराष्ट्र सरकार ने अब कोस्टल रोड बनाकर यहाँ से विरार तक लेके गए हैं, और मैं अब दिल्ली मुंबई हाईवे को विरार तक जोड़ने के लिए मैंने भी प्लान तैयार किया है। हमारा हाईवे जा रहा है JNPT, भिवंडी के वहाँ से डायरेक्ट, जो समृद्धि महामार्ग को भी कनेक्ट होता है और वहाँ से आगे जाता है, मुंबई नासिक पुणे को भी कनेक्ट होता है। तो एक तो पहली बात तो मुंबई में इससे बहुत परिणाम आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे मुंबई आते हुए एक बड़ी गलती मेरी उसका एहसास होता है। अभी मैंने नागपुर में एक प्रयोग किया, एक ही पिलर पर नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। अभी मैं चेन्नई में एक चेन्नई पोर्ट से रोड बना रहा हूँ, 12,000 करोड़ का फ्लाईओवर, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो, एक ही पिलर पर, पैसा भी बचता है। अभी पूना में मैं 3 रोड पर ऐसे 50,000 करोड़ के ऐसे 3 टायर फ्लाईओवर बना रहा हूँ। अब मैं उस समय मुंबई में यही फ्लाईओवर बनते और मेट्रो बनती, और एक ही पिलर पर उतना ही बड़ा रोड, उसके ऊपर में ही मेट्रो, तो शायद पैसे भी बचते हजारों करोड़ और काम भी होता, पर उस समय वो रह गया। अब मुंबई में समुद्र में काफ़ी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के भी कानून है, फिर भी ये सब अटल सेतु बन गया। अब मैं ये जो JNPT से रोड आता है ना पनवेल, 1200 करोड़ का तो पनवेल जंक्शन केवल बना रहा हूँ, और अब पनवेल आने की ज़रूरत नहीं। पनवेल से डायरेक्ट चौक के तरफ जो माथेरान में मुंबई पुणे जो पुराना रोड है, उसको वो रोड जुड़ेगा, तो ये पनवेल ही आएगा नहीं। और अटल सेतु के कारण काफ़ी बड़े प्रमाण पर राहत मिली है। यहाँ भी आपके यहाँ जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, उसके कनेक्टिव पर एक बात इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है इकोनॉमी में कि जितनी नई नोटा छपी जाती है, उतनी फटी नोट मार्केट में आती ज़्यादा आती है। अब ये हिंदुस्तान में एक इनहेरेंट एक्सपर्टाइज है, ऑटोमोबाइल नंबर बढ़ाने का और पॉपुलेशन बढ़ाने का, और रात दिन लोग इसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। अगर इसी प्रकार से मुंबई बढ़ती जाएगी और तीनों बाजू में समुद्र है, तो कहीं ना कहीं मर्यादा आएगी। तो समवेयर वी नीड टू प्लान कि भाई इसको भी थोड़ा कहीं ना कहीं सोचना होगा। बहुत सारे सवाल हैं, तो संक्षेप में आपका परिचय, सवाल और सर का जवाब। नमस्ते गडकरी सर। माई सेल्फ निकेश शाह, स्पार्कलिंग स्टार। मैंने 2022 में ये इको फ्रेंडली डायमंड अपनाया है आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी देखकर। सर आपसे आपने कम से कम 100 इंटरव्यू देखे होंगे। हर इंटरव्यू में आपकी सब बातें अच्छी है, लेकिन आप एक ही चीज़ पर रोते हैं अगर रिपोर्टर सवाल करता है, एक्सीडेंट्स। इसके लिए हमेशा आपके मन में दुख होता है। सर इसके लिए हम जब भी हाईवे पे जाते, हम फॉरेन घूमते, सब जगह जाते, सर एक राइट साइड का रूल है कि ट्रक वाले राइट साइड में ट्रक न चलाए। वहाँ पे लोग एक पोल लगाते हैं साइड में। सर ये आपका हमेशा मैं दुख देखता हूँ, हर रिपोर्टर पूछता है आपका सबसे दुखी काम जो आपने नहीं किया वो क्या है, तो एक्सीडेंट नहीं कम कर सकते। सर ये राइट साइड में जो ट्रक चलाते हैं, ये नियम आप कुछ बदलिए तो मेरे हिसाब से। आपके जानकारी ले, तो ये नियम है अच्छा कि उन्होंने लास्ट प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, रोड इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार हो गया। प्रॉब्लम यह आया है कि ह्यूमन बिहेवियर इज द बेसिक प्रॉब्लम। लाल सिग्नल होगा तो रुकना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देके निकालना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, जाते समय अगर यहाँ रेड सिग्नल लगा तो रुकना चाहिए। तो ये जो पब्लिक अवेयरनेस है, यहाँ लोग अभी जाएंगे मेन रोड पर डायरेक्ट क्रॉस करते, ऊपर में चढ़ते, रेलिंग के ऊपर और फिर जाते हैं। जब तक ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा तब तक होगा नहीं।
और इसके लिए बहुत बड़ी मूवमेंट करनी पड़ेगी। अब हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार किया, रोड इंजीनियरिंग में काफ़ी सुधार किया, रोड अच्छे बन गए। अभी एजुकेशन इन्फोर्समेंट में कानून कड़ा कर दिया, नया कानून बनाया। पर लोगों का माइंड सेटअप, ह्यूमन बिहेवियर बदलने में आप भी सहयोग करिए, ये बदलेगा तो ही परिणाम। संक्षेप में सर। जयेश लब्दी, कमेटी मेंबर, मुंबई डायमंड एसोसिएशन। मोदी जी लंबे साल तक काम कर रहे हैं और भी करेंगे, 100 साल जिए, लेकिन मेरे जीते जी एक मेरी इच्छा है कि आपको मैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूं। क्या ये मेरी इच्छा पूरी होगी? ऐसा है कि अभी तो प्राइम मिनिस्टर है देश में, मोदी जी बनने वाले हैं। अब मेरा नाम लेके मेरी दिक्कतें काहे के लिए बढ़ा दो। थैंक यू सर। आस्क पूछिए, जल्दी आपको सवाल पूछना है, बहुत सारे लोग। आभार सर। माई सेल्फ बिपिन घोषिया। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आपने एक बार पार्लियामेंट में बोला था कि 60 किलोमीटर के एरिया में 2 टोल नाके आएंगे तो अट जाएंगे। दहिसर टोल नाका में बहुत ट्रैफिक होता है 2 से 3 घंटे का। अगर उसमें बहुत सारी राजनीति भी हुई है, लेकिन आज तक वो टोल नाका हटा नहीं है, तो आप कृपया करके वो टोल नाका हटा दीजिए या फिर उसको घोड़बंदर शिफ्ट करवा दीजिए। और दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर लोग ट्रेन से सफ़र करके बीकेसी आते हैं। तकरीबन 50,000 लोग अपनी इंडस्ट्री के हैं, आजू बाजू के भी हैं, जियो के भी हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टेशन से आना और यहाँ से स्टेशन जाना। जितना टाइम हमको स्टेशन से घर जाने नहीं लगता है, उससे ज़्यादा टाइम हमको यहाँ से स्टेशन जाने में और आने में लगता है। ओके, मुझे आपकी समस्या ध्यान में आई। मैं आपको दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहली बात, दहिसर नाके का टोल भारत सरकार कर रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, पर ये जब मैं मंत्री बना तब लागू हुआ था। प्रॉब्लम यह है कि अब इसके बाद हम नई सिस्टम ला रहे हैं, वो सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम है। अभी टोल नाके नहीं रहेंगे, तुम्हारी नंबर प्लेट पर तुम जहाँ से जाओगे वहाँ फोटो निकलेगा, जहाँ से निकल जाओगे वहाँ निकलेगा, उतना ही पैसा आपके अकाउंट से जाएगा। तो ये टोल नाके लगभग खत्म होंगे। चुनाव के बाद हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट और आप। जो दूसरी बात आपने पूछी, एक मिनट शांति रखो भाई, विवेक जाड़वो। मैं आपकी बात के जवाब दे रहा हूँ। एक माहूर करके माता का बहुत बड़ा मंदिर है। कल मेरे साथ विखे पाटिल थे, वो भी, उनका भी दैवत है, हमारा भी है, अशोक चौहान का भी है। तो वहाँ मुझे रोपवे या लिफ्ट बनानी थी, तो मैं पैसा कम था, 40-50 करोड़ था, CRF फंड से बना रहा था। तो मैंने एक आइडिया निकाली। हमने 6 कैप्सूल लिफ्ट लगाई, यहाँ तक आए, फिर ट्रैवलर लगाया, फिर कैप्सूल लिफ्ट लगाई और मंदिर में गए। तो हमारा काम 25 करोड़ में हो गया, जो 100 करोड़ का था। आपके पास एक ही है कि आजकल लोग क्या है, पैदल नहीं चलते। तो एक जगह लिफ्ट बनाकर, 3-4 लिफ्ट बनाकर लोग बड़ी बड़ी लिफ्ट लगा ऊपर जाए और वो ट्रैवलर लगाकर डायरेक्ट चलते चलते उधर स्टेशन तक जाए। ऐसी एक नई सिस्टम यहाँ करनी पड़ेगी ताकि आप आसानी से जल्दी स्टेशन तक जा सकोगे। जब मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं महाराष्ट्र सरकार के योग्य व्यक्ति को ये सूचना बताऊंगा। Okay, एक और सवाल। मेरा नाम दैरव परीख है सर। आपका बर्थडे 27 9 दिन बाद है, उसका गिफ्ट आपको 4th को मिलेगा, 4 जून को हम सब मिलके देंगे। ओके सर, मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, एवरीथिंग, पर बेसिक रूट लेवल पे देखिए, आज आम आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने से डरता है, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेजने से डरता है, इवन पुलिस स्टेशन जाने से डरता है, BMC में कुछ काम हो तो उसको वहां जाने से डर लगता है, कोर्ट में जाने से डर लगता है। तो जब बेसिक चीजें जो आदमी को सबको चाहिए वो कब चेंज होगी? क्या आज आदमी गवर्नमेंट कॉलेज, स्कूल्स, पुलिस स्टेशन या कहीं लोकल कोर्ट में जा सके? व्हेन इट विल चेंज, व्हेन दिस एनवायरनमेंट विल चेंज? आप पहली बात तो डरिए मत। अच्छे लोग आते, धीरे धीरे बदल होता है। क्या होता है कि बहुत से बार अच्छे लोग जो होते हैं वो अधिकारी, मैं मजाक में बताता था, अभी मैं 75 का प्रोडक्ट हूँ। जब जयप्रकाश जी ने आंदोलन शुरू किया था तब मैं राजनीति में आया, तो मेरा नुकसान हो गया। मैं उस समय SSC में था, 11th में, और मेरे घर वालों की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। तो मेरा परसेंटेज 52% मिला और साइंस में 49.26% मिला। तो मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। तो मुझे बहुत लगता था कि मैं इंजीनियर नहीं बना। अब मेरे डिपार्टमेंट में मुझे जो अवार्ड मिले, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए और मुझे अभी 9 डिलिट्स मिली, डॉक्टरेट। अभी मैं डॉक्टर नहीं लगा था, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ, तो मैं डॉक्टर कैसे लगाऊँ। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि हर अच्छा आदमी जो होता है, कोई एक तो पहले IAS ऑफिसर बनता है मेरिट वाला, जो IAS ऑफिसर नहीं बनता, फर्स्ट क्लास में आता है, वो कहीं ना कहीं चीफ इंजीनियर या डॉक्टर बनता है, और फर्स्ट क्लास वो बिजनेसमैन बनता है, डायमंड मार्केट में जाता है, यहाँ बहुत कमाई होती है, और आखिरी में जो थर्ड क्लास में पास होता है या फेल होता है वो मंत्री बनता है। तो जब तक तुम क्वालिटेटिव चेंज नहीं करोगे, कन्विक्शन ओरिएंटेड अच्छे लोग नहीं आएंगे, तब तक सिस्टम सुधारने में
समय लगेगा। धीरे धीरे अच्छे लोग आएंगे, अच्छे नेता आएंगे जो राजनीति को व्यवसाय नहीं समझेंगे, सेवा के रूप में काम करेंगे। उनकी संख्या जब बढ़ेगी तो बदल होगा। इतने सारे सवाल हैं, लास्ट 3-4 क्वेश्चंस। हेलो, नमस्कार नितिन सर, मेरा नाम भव्य है, स्काई जेम्स। सर, आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी कैसे देश के लिए अच्छी हो, इकोनॉमी के लिए बेहतरीन बन सके? कुछ गाइडेंस। नौकरी देने वाले नहीं, नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो, ये मैं सबको कहता हूं। थैंक यू सर। 2 सवाल यहाँ और 1 यहाँ। नमस्कार सर, आई एम तिलक शाह। इंजीनियरिंग किया है, देन आई एम इनटू प्रयोशा जेम्स। सर, माय क्वेश्चन इज you have done exceptionally good with terms of transportation, but what inspires you? Like there are times you might be facing challenges, तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? कैसे ये challenges से आप बाहर? मैं आपका इतना कभी सोचता नहीं हूँ, केवल एक ही बात का सोचता हूँ कि आज रात को कौन से होटल में खाना खाना। देखो, पहली बात एक बताता हूँ, एक महिला देश अपना है, एक समाज अपना है। मेरे को अपना परिवार है, मेरा अपना व्यवसाय है, अब बच्चे देखते हैं, वो सब करते हैं। पर मैं ये अक्सर सोचता हूँ कि मैं अपने लाइफ में मनसा सतम स्मरणीयम, वचसा सतम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, एंड पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो मैं गरीब के लिए मैं 90% सोशल वर्क करता हूँ। और आपको मैं 1800 एकल विद्यालय वनवासी क्षेत्र में चलाता हूँ। मैंने 1,25,000 लोगों को, अभी दिव्यांगों को मैंने साहित्य दिया, दिव्यांगों का पार्क बनाया। मैंने हार्ट के ऑपरेशन 45,000 से ज़्यादा मुफ्त किए, 450 लोगों को पैर लगा के दिए। तो मैं बेसिक ये मानता हूँ कि समाज सेवा करना, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, दैट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। दुर्भाग्यवश लोग वही अर्थ निकालते हैं। तो करते रहना चाहिए। देश अपना, ये समाज अपना है। हर जन्म जिसका होता है वो मरने वाला है। तो हम कुछ समाज के लिए करें, देश के लिए करें, अपना परिवार संभाल कर करें, अपना खुद का सब संभाल के फिर करें। ऐसा अगर सोचा तो बहुत कुछ काम हो सकता है। धन्यवाद सर। मेरा नाम नितिन शाह है, डायमंड और ज्वेलरी का बिजनेस है। सर, वोटिंग तो हम जोरदार ही करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट जोरदार कैसे करना, उसके लिए मुझे आपको एक सवाल करना है। हमने सुना है सर, आप 3-3 मिनट का मीटिंग लेते हैं, 5-5 मिनट का मीटिंग लेते हैं। तो मीटिंग का प्रिपरेशन कभी होता है 3 मिनट 5 मिनट में, आप कैसे उसको ख़त्म करते हो, उसको आगे कैसे बढ़ाते हैं, उसका ज़रा हमको गाइडेंस दीजिए सर। बहुत छोटी बातों पे रहता हूँ। एक तो बात पहली, मेरा प्रिंसिपल है, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। मैं मानता हूँ कि कोई गलती भी होती है तो चलेगा। मैं समझ सकता हूँ कि भाई गलत हुई, आदमी काम करता है, उससे गलती होती है। मैं अक्सर आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। इवन आई लाइक पीपल हु कैन गेट द रॉन्ग थिंग्स। वो गलत करते तो भी अच्छा है, पर आई डिसलाइक द ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। निर्णय नहीं करना, ये समस्या है। तो कभी ना कभी ये दूसरी बात, एक सिंपल बात बता दूँ कि ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क इज A² प्लस B²। पर कल अगर समझ लीजिए कि A और B साथ में आए और उन्होंने मिलकर काम किया, तो A + B ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है A² + B² + ट्वाइस AB। तो ट्वाइस AB इज अ रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। तो आपके लोग होते हैं, आप बहुत धनवान है, आपके पास मर्सिडीज है, पर एक स्टारबक्स की अभी मैंने किताब पढ़ी थी, वो आपके लिए बहुत उपयोगी है ये उदाहरण। वो एक, उनकी माताजी नर्स थी और पिताजी ट्रक ड्राइवर थे। वो एक कॉफ़ी शॉप में नौकरी करने लगे और बाद में उन्होंने वो स्टारबक्स कॉफ़ी शॉप खोलना चाहा। उनके 25-30 हज़ार कॉफ़ी शॉप्स हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जब आपको सक्सेस मिलता है तो उसकी खुशी केवल आपको होती है, देन दैट सक्सेस इज मीनिंगलेस। पर जब आपको सक्सेस मिलता है तो तुमसे भी ज़्यादा उसकी खुशी तुम्हारे मित्रों को, तुम्हारी सबॉर्डिनेट को, तुम्हारे साथ काम करने वाले लोगों को मिलती है। दैट इज़ टू बी इम्पोर्टेंट। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, जो देखो मैं यही अपना, मेरे साथ 50 कमांडो चलते, पुलिस चलते, ये इसी अगर दबाव में रहूँगा कि साला मैं तो सांप बन गया, ये टेम्पररी है। द ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स। आदमी को ऊपर लोग जब प्रेम करते हैं उसके पद पर करते हैं। वो लोग बहुत होशियार हैं हमारे राजनीति में। ये मौसम विज्ञान के सबसे प्रभावी साइंटिस्ट हमारे इसमें है। कौन नेता है, कहाँ जाने वाला है, किसके पास चिपकने से फायदा होगा, ये बड़ा सोच सोच के लोग सोचते हैं, क्योंकि वो करियर ओरिएंटेड होता है, कन्विक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है। पर सवाल एक इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन रिलेशनशिप ये बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। आपके सामान्य लोगों के साथ कैसे संबंध है, प्रेम के संबंध है, सौहार्द के संबंध है, आप सबको मिलकर कैसे काम करते हैं, दैट इज टू बी द बिग स्ट्रेंथ एंड दैट इज टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी मैनेजमेंट, आइदर इट इज बिजनेस, सोशल वर्क, एनीथिंग।
Last two questions, sir, here, and the lady there. Lady here. नमस्कार डॉक्टर गडकरी जी, मैं रमेश भलानी, ओजोन डायमंड प्राइवेट लिमिटेड डायमंड मैन्युफैक्चरर। मेरा सवाल दो है पब्लिक इंटरेस्ट में। एक तो ये है कि आपने इतना अच्छा हाईवेज बनाया, अगर गाड़ी की डैशबोर्ड पर पूरा ग्लास भर के रखते तो भी एक बूंद नहीं गिरती है। लेकिन दिक्कत ये है अगर 80 से ऊपर स्पीड में अगर गाड़ी चलाते हैं, यहाँ पर अभी दुनिया भर की कारें आई, लग्जरी सभी ब्रांड इधर है, लेकिन 80 के ऊपर अगर गाड़ी चलाते हैं तो 2000 की पर्ची आ जाती है। एक ये, दूसरा ये है कि यूरो 5 यूरो 6 की कारें आई है, फिर भी पीयूसी के झंझट में क्यों पड़ना है? ये दो सवाल मेरा आपसे। पीयूसी लेना पड़ता है, यूरो 6 कार जो आई है फिर भी पीयूसी लेना पड़ता है, तो ये क्यों है? एक तो आपका दूसरा प्रश्न है, उसका मेरे पास जवाब नहीं है। मैं वैसे ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। पीयूसी ये होता है कि कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट में भी बदल होता है तो पोल्यूशन बढ़ता है, तो बार बार चेकिंग करना चाहिए, ऐसा मेरे को पता चला है, जो क्योंकि इसका कानून बनाने वाला मैं हूँ तो मुझे इतना उसका मालूम है। दूसरा, स्पीड के बारे में क्या होता है, हमारे देश में दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक, हमने रोड बनाया, अभी दिल्ली मुंबई बनाया 180 से 200 किलोमीटर की, पर हम 120 के ऊपर स्पीड नहीं रख पाते। अभी वर्ली बांद्रा में 80 के ऊपर नहीं जा सकते, जबकि रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम है देश में कुछ लोग ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि रोड तुम स्पीड बढ़ाई इसलिए एक्सीडेंट हो रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं अब रोड अच्छे बनाए तो स्पीड बढ़ाने का कानून बदल दो। अब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और हमारे संविधान में ये जो सेक्टर है, जैसे 3 प्रकार की लिस्ट होती है सब्जेक्ट्स की। एक स्टेट लिस्ट जो राज्य सरकार कानून बनाती है, एक सेंट्रल लिस्ट वो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों बनाती है। तो ट्रांसपोर्ट ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो आधे स्टेट वाले कहते हैं स्पीड बढ़ाओ, आधे कहते हैं कम कराओ। इसमें यूनानिमिटी नहीं बनती और लोगों में भी यूनानिमिटी नहीं है। एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, मुझे कहते थे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रोड एक्सीडेंट्स। मतलब मैंने क्या किया, बोले आप अच्छे रोड क्यों बना रहे हो? मैंने बोला क्या करूँ, गड्ढे बनाऊँ रोड में कि ताकि 40 से भी कम स्पीड में लोग ऐसे पैदल चलते चलते गाड़ी चलाए ताकि एक्सीडेंट में ऐसा करूँ। तो यार ये जो टोटल इसमें जो यूनानिमिटी नहीं बनती, इसके कारण तकलीफ। और आपकी समस्या सही है, लेजिटिमेट है, जुनाइन है। देखिए आगे कोई मार्ग निकल सकता है। तो Last question. नमस्कार सर, मेरा नाम रचिता कृबंदा है। आई एम फ्रॉम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर एंड राइट नाउ I am intern at Bharat Diamond Board Security. I wanted to know about the current status of Bharatmala Pariyojana and the latest initiative of road safety and the mega projects that have been there. अभी तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है। भारतमाला 1 अब हो जाएगा दिसंबर तक, भारतमाला 2 है। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नई सरकार आने के बाद हम नया एजेंडा बनाएंगे, तब जो तय होगा उसके अनुसार होगा। रोड एक्सीडेंट में मैंने कहा कि हमने बहुत कोशिशें की है, लोगों का माइंड जो ह्यूमन नेचर है वो बदलने की। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी प्रॉब्लम है। तो वो कोशिश कर रहे हैं और मेगा प्रोजेक्ट तो बहुत हुए। अभी वो संख्या इतनी बड़ी है कि आप वेबसाइट पे जाइए तो आपको 36 हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। अभी सूरत से आपके काम का है, अब आपने पूछा करके मैं आपको बताता हूँ। हमारे भाषणों में, ये आखिरी क्वेश्चन, अभी कश्मीर से कन्याकुमारी बोलते थे, तब हमें कोई आइडिया नहीं थी। अभी आप अगर मनाली जाओगे तो मनाली से आप रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में पहुंच जाते हैं, 3.5 घंटे में। फिर 8 मिनट में आप बाहर आते हो तो वहाँ से आप लद्दाख लेह तक हम 8 टनल बना रहे, 4 बन गई, 4 का काम चालू है रोड का। और लद्दाख लेह के बाद कारगिल के नीचे आप जरूर जाइए, बहुत अच्छा एरिया है, वहाँ हम झोजिला टनल बना रहे हैं, वो आशिया की सबसे बड़ी है, 11.6 किलोमीटर, और वो 12,000 करोड़ का एस्टिमेटेड कॉस्ट था और हम उसको 5,500 करोड़ में बना रहे, पैसे बचाए हमने, उसका 80% काम पूरा हुआ। वहाँ से एक झेड़मोर टनल है, वो पूरी हो गई। वहाँ से श्रीनगर आते हैं, श्रीनगर और जम्मू के बीच में हमने 18 टनल बनाई, वो पूरी हो गई। फिर कटरा के पास एक हाईवे आता है, दिल्ली कटरा अमृतसर, वहाँ से डायरेक्ट दिल्ली आते हैं। और दिल्ली से आने के बाद हम लोग सूरत से एक नया रोड बना रहे हैं, सूरत से चेन्नई 80,000 करोड़ का। वो सूरत से निकलता है नासिक से अहमदनगर से सोलापुर से कर्नूल से चेन्नई, कन्याकुमारी, हैदराबाद, बेंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरा विशाखापट्टनम, पूरा दक्षिण के लिए वो रोड जाता है। इसका फायदा क्या होगा, 1 मिनट, जो लोग मुंबई आते हैं और मुंबई से पुणे जाते हैं दक्षिण जाने के लिए उत्तर भारत से, और पुणे से सोलापुर कोल्हापुर होकर फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र, तेलंगाना जाते हैं। अब इसके बाद सूरत से लोग निकल जाएंगे तो मुंबई का जो ट्रैफिक है आपका यहाँ का, वो 25-30-40% कम हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा। और ये जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है, ये दिल्ली टू चेन्नई डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हो जाएगा, नासिक से सोलापुर 120 किलोमीटर कम हो जाएगा। ये पूरा ग्रीन हाईवे है, इसका काम जोरों में शुरू है, दिसंबर तक काफ़ी काम हो जाएगा।
और दिल्ली मुंबई का भी काम पूरा हो जाएगा। तो हाईवे बनने के बाद और इलेक्ट्रिक कार आने के बाद, फिर हाइड्रोजन और इथेनॉल की फ्लेक्स इंजन की कार आने के बाद आपका पैसा काफ़ी बच जाएगा और फिर टूरिज्म बढ़ेगा। अभी बद्रीनाथ में 3 गुना टूरिस्ट आए हैं। वो क्यों आए? क्योंकि हमने 12,000 करोड़ के रोड बनाए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 80% काम पूरा हो गया। रोड अच्छे बने, टूरिज्म बढ़ा, टूरिज्म बढ़ा, लोगों को रोजगार मिला, क्योंकि 49% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार के लिए होती है और ये इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस रोड के कारण बढ़ता है। तो नेचुरली आप काफ़ी देश में सब, आप कोई भी स्टेट में जाओ, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, कोई भी जाओ, कश्मीर, तमिलनाडु, कहीं भी जाओ, हर आपको डेवलपमेंट है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।